चलें। अच्छा, 18 ये कहता है कि आपका सपोज के आप मैडम नईमा साहबा ने एक प्रॉपर्टी सेल की है फरा साहब को, ठीक है। सपोज के जमीन सेल कर दी है। अब जमीन इनके नाम पे नहीं है, 10 मरले जमीन इनको सेल कर दी है फरा साहब को। अब वो 10 मरले इनके नाम पे नहीं है, 10 मरले इनके नाम पे नहीं है। तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में आपका क्या रेमेडीज होंगी खरीदने वाले को, खरीदने वाले को क्या रेमेडीज होंगी ये वो बताता है, ठीक है। अब खरीदने वाले को क्या रेमेडीज हासिल होंगी वो ये बताता है कि जी अगर फड़ा साहब ने जमीन खरीदी इनसे, 10 मरले जमीन खरीदी और 10 मरलों के सपोज के 50 लाख था, वो 50 लाख दे दिया। अब बाद में पता चला जी इनका तो नाम पे नहीं है, मैडम आप जो हैं ये मैडम नईमा साहबा इनके नाम पे नहीं है, इन्होंने तो फ्रॉड किया है। अब इसमें ये जो बोनाफाइडी परचेजर हैं फरद साहब, अब ये क्या करेंगे, इनके पास क्या रेमेडीज होंगी, वो ये रेमेडीज बता रहा है ये, ठीक है। कहता है आपका व्हेन दी व्हेन अ पर्सन कंट्रैक्ट टू सेल, जब वो कंट्रैक्ट करता है टू सेल और लेट द सर्टेन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सेल करना या देना, देना क्या होता है जैसे कोई मॉर्गेज वगैरह पे देना, ठीक है। हैविंग ओनली इम्परफेक्ट टाइटल, इम्परफेक्ट टाइटल होता है कि जी आपके नाम पे नहीं है, आपके नाम पे वो चीज नहीं है, आपकी मिल्कियत नहीं है, ठीक है। दी परचेजर, क्या, दी परचेजर आर लेसी। अब देखें यहाँ पे सेल में आ जाएगा परचेजर, ठीक है, सेल में आ जाएगा 25,000, ठीक है। और लेट में आपका लीज आ जाएगा, ठीक है। लेट में क्या आएगा, लेट दी सर्टेन प्रॉपर्टी, मतलब कोई प्रॉपर्टी देना, इधर आपका लेजर आ जाएगा, ठीक है, जिसको दी जा रही है, ठीक है, लेजर। अब दी परचेजर और लेसी, या परचेजर और लेसी, ठीक है, ये आपका परचेजर, ठीक है। अब परचेजर और लेसी दे आर टू एज एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर, कहता है कि चैप्टर में कहीं और कुछ बताया गया तो उसके हम जिम्मेदार नहीं है, उसको वैसे माना जाएगा। लेकिन अगर वो पर्सन जिसका परफेक्ट टाइटल है तो परचेजर को या परचेजर को जो है वो ये राइट्स हासिल होंगे, ठीक है। परचेजर एलएलसी अदरवाइज बाय दिस प्रोवाइड हैव फॉलोइंग राइट्स, ठीक है। अब ये राइट्स किसके हैं, राइट्स ऑफ परचेजर, मैं फिर आपको लिख देता हूँ क्या, राइट्स ऑफ परचेजर, के परचेजर के क्या राइट्स हैं, ठीक है, राइट्स ऑफ परचेजर, ठीक है। परचेजर के क्या राइट्स हैं, परचेजर के क्या राइट्स हैं ये बता रहा है, ठीक हो गया। अब पहला क्या राइट है, पहला कहता है कि जी दी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, फिर हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। पहला कहता है कि जी अगर वो मैडम नईमा जिन्होंने सेल किया है, सेलर के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको कहा जाएगा जी आप अपनी प्रॉपर्टी, जो अपनी जाती प्रॉपर्टी जो उनके नाम पे है उनमें से प्रॉपर्टी दे, ठीक है। दूसरा कहता है कि जी जहाँ पे सपोज कि इन्होंने प्रॉपर्टी सेल किया है, इनमें उनके भाइयों का नाम पे है, ठीक है, कुछ हिस्सा उनके भाइयों, 10 मरले सेल किया है, 2 मरले इनके हैं, 8 मरले इनके भाइयों के हैं। तो फिर जो परचेजर है बड़ा साहब वो इनको कंपेल कर सकते हैं कि जी अपने उन भाइयों को भी कंसेंसस ले, कंकरेंस लें, उनको भी रजामंद करके मेरे नाम पे करवाएं, ठीक है। तीसरा कहता है कि जी मैडम नईमा साहबा ने कहा था कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी आज़ाद है, हर किस्म की मजामत, हर किस्म की चार्ज से आज़ाद है, लाइबिलिटी से आज़ाद है। लेकिन इन्होंने तो ये 10 मरले मॉर्गेज किए हुए थे, बैंक से 5 लाख लिया हुआ था। तो ये भी कह सकता है कि जी बैंक से आप ये प्रॉपर्टी क्लियर करवाएं, ये भी परचेजर कह सकता है। फोर्थ वन में कहता है कि जी वो बंदा क्या करता है आपका
पैसे वापस ले सकता है। ठीक है, वो बंदा पैसे वापस ले सकता है जो उसने पे किए हैं। ठीक है, चार चीजें, क्या चीज, पहला वो बताता है कि जी आपका वो जो मतलब परचेजर है वो कह सकता है कि आप जो है ना, जो आपकी प्रॉपर्टी सही है जो आपके नाम पे है वहां से दे। दूसरा कि अगर किसी की कंकरेंस लेनी है, किसी से थोड़ी प्रॉपर्टी आपने नाम करवानी है तो उनसे प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के मुझे दें। तीसरा, आपकी प्रॉपर्टी को स्टे है, कोई मॉर्गेज या लीज है तो वो क्लियर करके दें। चौथा, वो पैसे वापस ले सकता है। ये आपका थीम है। अब हम इसको लॉ की वर्डिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसको लॉ की वर्डिंग में पढ़ेंगे। कहता है इफ वेंडर, वेंडर होता है सेलर। ठीक है, क्या होता है, वेंडर कौन होता है, आपका सेलर। ठीक है, वेंडर कौन होता है, सेलर। ठीक हो गया, प्रोक्त पुनंदा। वेंडर लेसी हैज, लेसर होता है आपका जो लीज एग्रीमेंट होता है, लीज में जो देने वाला होता है वो लेसी होता है, जो लेने वाला होता है वो लेजर होता है। ठीक है, कहता है वेंडर आर लेसर हैज सब्सिक्वेंटली टू सेल, सेल के बाद आर लीज अक्वायर्ड बाय एनी इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी दी परचेजर, मतलब सेल करने के बाद वो उस प्रॉपर्टी पे कोई इंटरेस्ट अक्वायर करता है। अक्वायर इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी मतलब पहले उनके नाम पे वो प्रॉपर्टी नहीं थी, 10 मरले पहले उनके नाम पे नहीं थी मैडम नईमा साहबा के पास, बाद में इनके नाम पे हो जाती है। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी इनके अब्बू के नाम पे थी या नाना अब्बू के नाम पे थी, इन्होंने एग्रीमेंट कर दिया, बाद में वो कहते हैं कि जब विरासत होगी तो मैं दूंगे, तो फिर जब इन्होंने वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, कब, सब्सिक्वेंट टू सेल, सेल के बाद, पहले उन्होंने सेल कर दिया, उसका उसके नाम पे नहीं थी, उन्होंने कहा कि जी मुझे विरासत आएगी, नाना अबू से आएगी या नानी अम्मा से आएगी या कहीं से आएगी विरासत। ठीक है, या फलां प्रॉपर्टी मैं खरीद लूंगी। ठीक है, तो पहले वो सेल कर देती हैं। तो जब उनके पास वो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट आ जाता है तो उसको वो परचेजर क्या है, परचेजर उसको कह सकता है मे कंपेल टू मेक गुड कंट्रैक्ट आउट ऑफ सच प्रॉपर्टी। अब पहले 10 मरले उनके नाम पे नहीं थे, 4 मरले नाम थे, लेकिन बाद में उनको शेयर मिला, शेयर मिला तो उनके नाम पे 8 मरले हो गए, तो फिर उसको कंपेल किया जा सकता है कि जी आप गुड कंट्रैक्ट करें, मतलब मुझे सही प्रॉपर्टी दे, मुझे सही प्रॉपर्टी दे, ये कहा गया। ठीक हो गया जी। आ गया जी आपका 2। ठीक है, आ गया जी आपका 2 बी। कहता है व्हेन कनकरेंस, कनकरेंस होती है आपकी इत्तेफाक, रजामंदी ऑफ अदर पर्सन इज नेसेसरी टू वैलिडेट द टाइटल। ठीक है, अब दूसरे लोगों की कनकरेंस जरूरी है, जैसे वो प्रॉपर्टी जो 10 मरले इन्होंने सेल की है फड़ा साहब को, उनमें से 4 मरले इनके नाम पे है, बाकी तो इनके नाम पे नहीं है, वो बाकी तो इनके भाइयों के नाम पे है। तो इस सूरत में जो परचेजर है वो बाउंड कर सकता है इनको। ठीक है, दे आर बाउंड टू कन्वे द वेंडर्स आर लेसर्स रिक्वेस्ट द परचेजर आर लेसी में कंपेल हिम टू प्रोक्योर सच 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 कनक्रेंस। वो उसको कह सकते हैं जी आप वो जो है वो कनक्रेंस वो प्रोक्योर करें, हासिल करें, मतलब आप अपने भाइयों को मनाएं, आप अपने भाइयों को मनाएं, या इनके साथ कोई पार्टनर्स है, जैसे कंपनी की है, कंपनी के में एक एक मेंबर या एक पार्टनर या एक डायरेक्टर साइन कर देता है, बाकी के साइन रहते होते हैं, तो फिर जिसने पैसे लिए हैं उसको कहा जाता है कि जी बाकियों से भी आप साइन करवाएं और कंप्लीट करें। ठीक हो गया जी। आ गया जी आपका 4। कहता है वेयर द वेंडर, वेंडर वेंडर कौन होता है, वही आपका सेलर, कौन, सेलर। कहता है वेयर द वेंडर, where the vendor profess to sell unencumbered property। ठीक है, अनकम्बर्ड, अब देखे ना ये जो है ना ये इनकम्बर्ड। ठीक है, इनकम्बर्ड, इनकम्बरेंस आपका उसमें भी बताया गया है सेक्शन आपका जो इनकम्बरेंस जो है, इनकम इनकम्बरेंस। ठीक है,
आप इसका वो पढ़े ना, लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1860 का, ठीक है, उसमें बताया गया है, उसमें क्या बताया गया, उसमें इनकम्बरेंस का बताया गया है, ठीक है, उस कहाँ पे इनकम्बरेंस में बताया गया है, लैंड रेवेन्यू एक्ट का सेक्शन 4 है, सब सेक्शन है उसका 8, ठीक है, सेक्शन 4 सब सेक्शन 8, उसमें बताया गया है कि जी इनकम्बरेंस के क्या मीनिंग है। इनकम्बरेंस का मीनिंग है कि जी वो है आपका कोई चार्ज, लायबिलिटी ऑन प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है उस पे कोई चार्ज, उस पे कोई आपका कोई चार्ज या उसके पे कोई लायबिलिटी, ठीक है। सेक्शन 4 सब सेक्शन 8 वो क्या कहता है, वो आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट का, ठीक है, वो कहता है लैंड रेवेन्यू एक्ट, ठीक है। ये आपका कहता है कि जी इनकम्बर्ड के मीन की जी वो उस पे कोई चार्ज है। अब जो सेलर है, ठीक है, सेलर प्रोफेस वो कहता है टू सेल अनकम्बर्ड इनकम्बर्ड लैंड प्रॉपर्टी एंड अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। वो क्या कहता है, इनकम्बर्ड प्रॉपर्टी वो कहता है कि जी मैं सेल करूंगा कि मेरी जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल आजाद है, मेरी प्रॉपर्टी बिल्कुल आजाद है। बाद में पता चलता है कि जी वो प्रॉपर्टी तो उन्होंने बैंक पे रहन पे दी हुई थी, मॉर्गेज की हुई थी, ठीक है, बट प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज्ड फॉर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग परचेज मनी, ठीक है। अब परचेज मनी कितनी थी, परचेज मनी इन्होंने मैडम नईमा साहब ने कितने का सेल किया था, मैंने नईमा साहब ने 50 लाख का सेल किया था, मतलब आपका 5 मिलियन, ठीक है, 5 मिलियन में सेल किया था। अब इन्होंने जो मॉर्गेज की हुई है, मॉर्गेज इन्होंने की हुई है 2 मिलियन की, 1 मिलियन की या 5 लाख की, ठीक है। सौदा कितने का हुआ था, 10 मरले सेल किए थे 50 लाख के। अब ये जो इन्होंने मॉर्गेज की हुई है, मॉर्गेज की कितने की हुई है, मॉर्गेज जो है वो परचेज मनी से कम है, परचेज मनी से कम है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में तो वेंडर जो है, वेंडर हैज इन फैक्ट ओनली राइट टू रिडीम इट। अब जो वेंडर है, सेलर, उसके पास राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है, मतलब वापस ले सकता है, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, द परचेजर में कंपेल हिम टू रिडीम इट, ठीक है। सर ये मतलब हुआ कि प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम ऑल दी ऑब्लिगेशंस, इसका ये थीम है, ठीक है। यानी वो ये कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी जो है वो हर तरह की ऑब्लिगेशन से फ्री है। और हाँ अगर इन केस उसका कोई पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी जो भी प्रॉपर्टी है या सब्जेक्ट मैटर है, वो किसी ऑब्लिगेशन के अंडर है, तो वो उसे कहेगा कि उस ऑब्लिगेशन को रिलीज करवा के और वो उसको हैंड ओवर कर दे, ऐसा ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। मैडम जब जी हम सर। एग्रीमेंट टू सेल लिखते हैं ना, या रजिस्ट्री लिखते हैं, एग्रीमेंट टू सेल लिखते हैं कि वो बताते हैं कि जी मेरी प्रॉपर्टी हर किस्म की मज़ामत से आज़ाद है, ठीक है। अच्छा, जी वो सर। कहता है कि जी अगर ऐसा कोई मज़ामत हुई भी तो मैं उसको क्लियर करने का पाबंद हूँ। ये कौन कह रहा होता है, ये सेलर कह रहा होता है, ठीक है। तो बाद में पता चले कि जी वो प्रॉपर्टी तो पलट जाए, तो फिर ऐसी सूरत में उनको कुछ भी नहीं दिया जाता, उनको कहा जाता है कि जी आप इसको वापस करें, रिडीम करें। सर यहाँ पे ऑब्लिगेशन किसी भी तरह की हो सकती है ना, हाँ जरूरी तो कोई नहीं भी हो कि सकती है, कोई मॉर्गेज भी ही हो हो। सकती है, कोई भी हो मतलब सकती वो है। किसी से वैसे बिल्कुल किसी बिल्कुल। बंदे से उधार लेके और उसको भी हाँ वो रहन के तौर पे रखवा सकता है, बिल्कुल ऐसे भी हो बिल्कुल सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। मैडम इनकम्बरेंस जो है वो ना, वो सेक्शन 4 सब सेक्शन 8 लैंड रेवेन्यू एक्ट, उसमें ये बताता है कि जी आपका इनकम्बरेंस मीन चार्ज या क्लेम अगेंस्ट दी लैंड, ठीक है। वो जमीन के ऊपर या कोई जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है उसके ऊपर कोई चार्ज है, कोई लायबिलिटी है, किसी किस्म की भी हो सकती है, मॉर्गेज है, लीज है, प्लज है, या वो प्रॉपर्टी आपकी किसी के उस पैसे देने हैं, किसी तरीके से उन्होंने मतलब किसी को वैसे उन्होंने दी हुई है, जो मर्जी हो उस पे वो सारी क्लियर करवाने का बाउंड होगा आपका सेलर। जी सर, ठीक है, समझ आ गई। हाँ, आ गया जी आपका दी वेयर द वेंडर a lesser sue for specific performance of contract, ठीक है, for specific performance of contract and the suit is dismissed। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ये कौन सा ये चले गए आपका वेंडर,
आप मैडम चली जाती हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, आप इनको 10 मरले देती हैं फराज साहब को, ठीक है, आप चली जाती हैं दावा करने, आप कहती हैं कि जी मैंने इसको 10 मरले दिए थे फराज साहब को, मतलब सेलर को, ठीक हो गया, और इन्होंने मुझे 10 मरले 50 लाख में तय हुए थे, इन्होंने मुझे 30 लाख दे दिया, बाकी इनको कहें कि मेरे 10 मरले लें और 20 लाख दे दे, बकाया 20 लाख जो रिमेनिंग कंसिडरेशन अमाउंट है वो पे करें मुझे। आपका ये जो सूट है, क्योंकि आपके पास कोई टाइटल नहीं होता, डिसमिस हो जाता है, ठीक है, आपका राइट डिसमिस हो जाता है। सर इसे एक दफा दोबारा क्लियर कर दें, ये समझ नहीं आई। यानी सर इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो मतलब परचेजर है उसने अगर कोई अमाउंट सेलर को दी है और सेलर का टाइटल इम्परफेक्ट आ जाता है, तो वो जो उसने पैसे लिए होंगे तो वो उसे उसे वापस अदा करने होंगे जो बिल्कुल परचेजर है उसको, ऐसा कह रहे हैं आप? बिल्कुल 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 मैडम, जी ठीक है। जब मैं एक दफा पढ़ लो करूँ ना, फिर मेरा नहीं ख्याल होता कि आपका कोई क्वेश्चन आ जाए, एक दफा मैं जी पढ़ लूँ तो फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप क्वेश्चन करें। जी सर ठीक है। हाँ, ठीक है, हम इतनी डिटेल से पढ़ते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्वेश्चन आ जाता है, एनी और फिर भी आपका राइट है, आप जितनी मर्जी क्वेश्चन करें, मैं आपको लाजमी रिस्पॉन्ड करूंगा। सिर्फ मैं असल में साथ साथ राइट कर रही थी ना, तो मैंने कहा कोई पॉइंट में से मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने चले जल्दी क्वेश्चन कर दिया। चले चले आगे आज क्या कहता है जी आपका, वेयर दी आपका, आपने मैडम नईमा साहबा ने प्रॉपर्टी सेल की, इनका कोई टाइटल नहीं था, 50 लाख में सेल की, 30 लाख ले लिया, 20 लाख बाकी रहता है, ये चली जाती है अदालत में कि जी ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाए, मेरा 20 लाख मुझे लेके दें। अब इनका वो दावा खारिज हो जाता है ऑन दी बेसिस ऑफ इम्परफेक्ट। तो डिफेंडेंट कौन है? फराद साहब जिन्होंने खरीदा है। डिफेंडेंट मतलब यहाँ पे है कौन? जो आपका परचेजर है, ठीक है, कौन? परचेजर, ठीक है, परचेजर आपका वेंडर है, ठीक हो गया। अब परचेजर, डिफेंडेंट कौन है? परचेजर हैज राइट टू रिटर्न हिज डिपॉजिट विद इंटरेस्ट देयर ऑन। अब फराज साहब कहते हैं कि मैडम पहले आप मेरा अब जो है ना चुप करके मुझे 30 लाख दें, और 30 लाख मुझसे आपने लिए थे 2015 में, ठीक है, 2015 में 30 लाख लिए थे, उस पर जो इंटरेस्ट बनता है 15% के हिसाब से, वो मुझे इंटरेस्ट भी दे, ठीक है, एंड इज कास्ट टू सूट, और जो मुझे अदालत में आपने तंग किया है, जलील किया है, मेरा पैसा लगवा दिया है, 1 लाख मैंने वकील साहब को फीस दी है, और मेरी आने जाने का किराया लगा है, सारा कुछ है, वो भी मुझे दे, ठीक है, वो भी मुझे दे। एक तो जितनी उसने पेमेंट किया है वो दे, ठीक है, उसके बाद ठीक है, और 1 मिनट मीटिंग, हमारी मीटिंग रहती है, फिर हमारी मीटिंग एक वो हो जाएगी खत्म। अच्छा, वो फिर जो परचेजर है वो कहेगा, एक तो मुझे वो आप जो मैंने डिपॉजिट किया है, ठीक है, वो डिपॉजिट वापस करें, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो वापस करें, ठीक है, और उसके ऊपर एंड इन ल्यू ऑफ सच डिपॉजिट इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑफ द वेंडर इन प्रॉपर्टी एग्री टू बी सोल्ड और लेट, ठीक है। आगे कहता है वो ये एक चीज कि वो अपना डिपॉजिट वापस ले सकता है, अपना आपका डिपॉजिट वापस ले सकता है, अपना उस पे जो इंटरेस्ट है वो ले सकता है, कास्ट ले सकता है, एंड टू लियोन फॉर सच डिपॉजिट, उस डिपॉजिट के ऊपर उनका कोई मतलब और कोई चार्ज बनता है, या इंटरेस्ट या कॉस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑफ वेंडर आर लेसर इन द प्रॉपर्टी एग्री टू बी सोल्ड, और उस डिपॉजिट के ऊपर कोई और चार्ज बनता है तो वो भी ले सकता है,